अच्छा मैम, जैसे आपका बैकग्राउंड एचआर से भी रहा है, तो एचआर के चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो टुडे कौन कौन से चैलेंजेस एचआर को फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए, एचआर के चैलेंजेस ना, एक है कंपनी की साइड पे और एक है कैंडिडेट की साइड ठीक पे। है। अगर आप किसी भी एचआर मैनेजर को उठाएंगे और आप उससे पूछेंगे कि जी आपको क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपको बोलेगा कि मुझे ना सही बंदा ही नहीं मिलता। ये वो कहेगा मैं जॉब एडवर्टाइज करता हूँ, मैं जॉब एडवर्टाइज किसी भी चीज़, मिसाल तौर पे कस्टमर सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है जिसके लिए कोई ऐसा खास स्किल भी नहीं चाहिए, तो कहेगा मैं एडवर्टाइज करूँगा तो मुझे 200 एप्लीकेशंस आ जाएंगी, मैं उसमें से 100 बंदों को कॉल करूँगा और 100 बंदा कहेगा कि जी मैं आपके पास इंटरव्यू के लिए आ जाऊँगा। ऑन द इंटरव्यू डे उसमें से 50 आएगा ही नहीं, मतलब दे वोंट शो अप एट ऑल। बिल्कुल। अच्छा, जो शो अप करेगा उसको, जो आप प्रोफेशनलिज्म की आपसे पहले बात हो रही थी कि वो उसने कपड़े भी नहीं ठीक पहने होंगे, वो मुंह भी नहीं धोया होगा, वो बस आ गया है, अच्छा बैठा हुआ है, और वो या वो लेट आया है, या उसने 11 बजे इंटरव्यू है तो उसने 11:15 फ़ोन करके कह दिया कि जी मुझे तो इमरजेंसी हो गई है, लाइट चली गई है, कुछ हो गया, मैं नहीं आ सकता। तो वो कहेगा कि जी आखिर में मेरे पास 5 बंदा रह जाता है, और वो 5 बेस्ट नहीं होता, बट दैट्स दी ओनली अवेलेबल पूल दैट आई हैव फ्रॉम द 200 आई स्टार्टेड। आई हैव टू एंड अप सेलेक्टिंग समबडी हु इज सेकंड बेस्ट और थर्ड बेस्ट, बिकॉज बेस्ट वहाँ पे है ही नहीं। जब आप कैंडिडेट की तरफ जाएंगे तो कैंडिडेट आपको ये कहेगा कि जी मैं तो सीवीज इतनी भेजता हूँ, मुझे कभी कॉल ही नहीं आती, या मैं तो इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, वो मुझे जो है वो इंटरव्यू नहीं मेरा लेते सही तरह, ये इंटरव्यू के बाद मुझे बताते नहीं मैं रिजेक्ट हो गया। तो आप ये देखें कि ये दो पार्टीज हैं सारी, उसमें एक कह रहा है मुझे बंदा नहीं मिल रहा, दूसरा कह रहा है बंदे इतने हैं ये लोग हायर नहीं करते, तो प्रॉब्लम क्या है? तो एचआर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि व्हाट इंडस्ट्री नीड्स राइट नाउ एंड व्हाट आर यूनिवर्सिटीज़ आर प्रोड्यूसिंग, इसमें एक बहुत मेजर गैप है। और इसमें इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ आर बोथ टू ब्लेम। इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम यह है कि इंडस्ट्री चाहती है कि उन्हें बिल्कुल पका पकाया बना बनाई कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो आए और आके कल से काम शुरू कर दे। ट्रेनिंग के ऊपर ना बजट्स है ना, अच्छा ट्रेनिंग के ऊपर बजट्स है लेकिन वो बड़े मज़ेदार किस्म की चीज़ों पे खर्च हो रहे हैं, वो डेवलपमेंट पे नहीं हो रहे। वो ये कि अच्छा मेरे पास अगर बच्चा है उसको .NET नहीं आता तो मैं उसकी ट्रेनिंग पे उसे भेज दूँ, वो उसे करा दूँ, लेकिन सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पे उस पर कुछ नहीं है। बट मज़ेदार बात यह है कि बच्चे को रिजेक्शन सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर हो रही है क्योंकि उसमें प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है, उसको बात ही नहीं करनी आती। अब मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेज जो पाकिस्तान में काम करें, दे वर्किंग विद फॉरेन क्लाइंट्स। देयर प्रॉब्लम इज नॉट द स्किल शॉर्टेज, देयर प्रॉब्लम इज कि यार ये तो इसको इंग्लिश ही नहीं आती या इसको बात करनी नहीं आती। अच्छा वो जेंडर प्रॉब्लम्स भी हैं कि अगर वो मेल्स हैं वो फीमेल से बात नहीं करेंगे, वेरी स्मॉल थिंग्स। तो इंडस्ट्री की एक तो ये कि वो जो गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विच रियली मेक द पीपल वर्क फॉर यू, वो उनकी बहुत कमी है। यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉब्लम यह है कि यूनिवर्सिटीज़ अनफॉर्चुनेटली बाउंडेड बाय हायर एजुकेशन कमीशन है। 4 साल में एक बच्चा 40 कोर्सेज पढ़ता है टेक्निकल स्किल्स वाला, और यही आपका बिजनेस का और सोशल साइंसेज का पढ़ता है। बिजनेस और सोशल साइंसेज को 40 में से आप 5 कोर्स टेक्निकल पढ़ा सकते हैं जी। और जो इधर आपका टेक्निकल है उसको आप 5 से 6 कोर्सेज प्रोफेशनलिज्म और बिजनेस के और सॉफ्ट स्किल्स के पढ़ा सकते हैं। आप कहते हैं नहीं, मैं उसे उस पर। अब आप ये देखें कि 40 कोर्सेज में से हाउ मच द किड इज गोइंग टू रिटेन? बिल्कुल सर, लेस देन 20% उसने रिटेन किया। तो क्यों हमारा यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि बाउंडेड बाय HEC हैं कि जी 40 कोर्सेज ही पढ़ाने, उससे कम नहीं पढ़ा सकते। हर सेमेस्टर में बच्चा 5 कोर्सेज पढ़ रहा है, समर में वो इंटर्नशिप करता है, वो इंटर्नशिप भी नहीं करता, वो कहता है अब मैं पार्टी करूँगा, तो अब मेरे पास चूँकि टाइम आया। तो इवेंचुअली व्हेन ही ग्रेजुएट्स ही लैक्स द नेसेसरी स्किल्स एंड द इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर दोज नेसेसरी स्किल्स। तो ये एक जो गैप है ना HR का, दिस इज द मेजर गैप। अच्छा ये तो बिफोर हायरिंग की बात होगी कि अगर हम आफ्टर हायरिंग करते हैं, अभी हम ट्रेनिंग्स देते हैं तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ये बहुत कॉमन है कि एम्प्लॉइज हायर हो गए हैं, अब 3-4 महीने जब गुजरते हैं तो वो जॉब स्विचिंग हो जाती है। हालांकि जब हम हायर मैनेजमेंट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम जो अच्छे पैकेजेस भी दे रहे हैं तो पता नहीं ये गवर्नमेंट अपनी क्यों नहीं शो कर रहा है, हमारी तरफ से कोई इश्यूज़ नहीं है। एम्प्लॉय से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें उस तरह की वो मिसमैच हो रहा है, जो हायर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ का जो लिंक है ना वो मिसमैच है। तो ये आपके ख्याल से क्यों है ऐसा? देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जनरेशन गैप बहुत बड़ा एक इशू है। आपकी जो जनरेशन Z है वो दे आर लेस फोकस्ड ऑन मनी बिकॉज some of them are coming from background जहाँ पे मनी इज, देखिए मनी, सो आई डोंट वांट टू साउंड वेरी प्रिविलेज, मतलब गलत तरीके से मैं नहीं बताना चाह रही, लेकिन आप ये देखें जो हमसे पहले वाली जनरेशन थी ना ज़्यादा स्ट्रगलिंग थी, ठीक है, उनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप अगर एक एम्प्लॉयर है, आपने कहा मैंने से रिटेन करना है तो आई विल गिव हर मोर मनी, ठीक है, तो मोर मनी शी विल बी रिटेन्ड। जो मेरी बेटी है वो ऐसा नहीं सोचती, वो कहती है कि अभी मुझे कितने पैसे चाहिए सर्वाइव करने के लिए, अच्छा 40,000 चाहिए, लेकिन मुझे ट्रैवल
ऐसी जॉब में जाना है जहाँ ना मुझे दूसरे शहरों पे भेजे अपने खर्चे पे, तो आई विल एक्सप्लोर। तो वो मैं शायद 40,000 पे ना सोचूंगा, लेकिन वो क्या मेरे लिए 40,000 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अम्मा अब्बा की छत मेरे सर पे है, खाना मुझे मिल जाता है, 40,000 मेरे पार्टी करने के लिए बहुत है। बट आई वॉन्ट ट्रैवल, आई वॉन्ट रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट टू गो होम एट 5 o'clock, आई डोंट वॉन्ट कॉल्स ऑन द वीकेंड। आपका एम्प्लॉयर दूसरी जनरेशन से है जो कि समझता है कि वंस आई एम पेइंग यू 100,000 विच इज 20,000 मोर देन द मार्केट, आई ओ यू, आई ओन यू, ठीक है। बिल्कुल ओनरशिप में ये है कि मैं आपको वीकेंड पे भी कॉल करूंगा, आप लेट सिटिंग भी करेंगे और आप जो है ना वो ऐसे काम भी करेंगे जो आपकी जेडी का पार्ट नहीं है। तो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज जनरेशन गैप एज वेल, ये एक बहुत बड़ा इशू है। वेरी गुड पॉइंट, और ये मेन पॉइंट है कि अप्रेजल जो है ना, या वो कॉमन है हर एम्प्लॉय के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो माइंड सेट हर बंदे का डिफरेंस है। कोई मतलब कि चाहता है कि मुझे लीडरशिप पे मेरी तारीफ की जाए, तो वो हो जाता है। कोई अगर फाइनेंशियल टर्म्स को देख रहा है, मॉनेटरी, तो उसने उसको देखिए मेरा एचआर से बैकग्राउंड है, तो मैं आपको बताऊं कि एक बहुत फेमस उसमें थ्योरी है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड ये कहती है कि जब वो शुरू में उस पर बहुत क्रिटिसिज्म भी है, बट मैं वैसे उसका एक आपको बताऊं कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी सबसे बेसिक नीड किसी बंदे की जो होती है फिजियोलॉजिकल होती हैं, कि फिजिकल होती हैं कि मेरे सर पे छत हो, मेरे पास खाना और सारा कुछ हो। फिर वो उससे ऊपर जाता है, वो साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं कि सेफ्टी हो, कि मैं अगर एक ऐसे इलाके में रहूँ जहाँ पर मुझे डर ना हो कि मैं लूटा जाऊँगा, या मेरे बच्चे अच्छे स्कूल जाएँ। फिर सोशल होती है, फिर और होती है सो ऑन एंड सो फोर्थ ना। जो बेसिक वो है, वो आप उससे बाकी चीज़ें डिसएग्री कर सकते हैं। वो बेसिकली ये है कि आप अगर ये समझते हो कि ये बंदा किस नीड पे है, तो आप अपने जो रिवॉर्ड्स हैं उससे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ना, जो आपके घर मेड काम करती है वो प्रॉब्ली बेसिक लेवल की नीड पे है, वो कहती है मोर मनी, उसको कल्चर से इंटरेस्ट नहीं है ये कि हमारा कल्चर बड़ा अच्छा हो। वो कहती है कि पैसे अगर नहीं है तो आई कैन नॉट वर्क, तो उसको अगर 2,000 कोई ज्यादा देगा तो वो उधर मूव कर जाएगी। अगर आपका एक बच्चा है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स भी कंप्लीटेड है, साइकोलॉजिकल भी कंप्लीटेड है, वो कहता है आई वांट टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई कैन हैंग आउट विद देम, आई हैव एन एनवायरनमेंट जो कि एक बड़ी बजिंग सी एनवायरनमेंट हो, और वो आपके पास है ही नहीं। तो फिर वो कहता है कि आई डोंट वांट टू वर्क। एम्प्लॉयर परेशान है कि यार मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, ये क्यों रुक नहीं रहा यहाँ पे। सो अंडरस्टैंडिंग कि वेयर योर एम्प्लॉयज नीड्स आर, एंड देन लिंकिंग योर रिवॉर्ड सिस्टम टू दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस।